अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और आज हम फिर एक बार बात करेंगे सियासी दर्जे हरारत की। सियासी दर्जे हरारत इस वक्त उरूज पर है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, पैसों की सियासत चल रही है। जिस तरह कर हमने देखा कि सिंध हाउस पर धावा बोल दिया गया जिसमें 2 रुकने असम्बली PTI भी शामिल थे। साथ ही लान तान की जिद में इस वक्त आ गए हैं नूर आलम खान। ये पाकिस्तानी सियासत का एक जुज़ बन गया है कि बात ना बने तो बदनाम कर दो। पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग बहुत बार हुई है, लेकिन इस वक्त मीडिया हॉर्स ट्रेडिंग को बहुत वाज़ेह तौर पर दिखा रही है। पाकिस्तान में जो होता रहा है इससे MNAs तो पैसे ले देकर बिक जाते हैं, लेकिन इस गलाजत की छींट आवाम के मुंह पर पड़ती है क्योंकि इससे ज़ाया होता है आवाम का वोट। नए इंतखाबात होने जा रहे हैं या इमरजेंसी की सिचुएशन बनेगी, माइनस इमरान खान फार्मूला भी ज़ेर बहस है। सियासत का नया ताज किसको पहनाने जा रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे हम अपने सीनियर गेस्ट एनालिस्ट जवाद फैजी साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम फैजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या फरमाएंगे आज की सिचुएशन पे? गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, अरकान जो है वो मुनहरिफ हो चुके हैं, नाराजगियां चल रही हैं, FIRs बन रही हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम शिद्दतों की तरफ जा रहे हैं, हिद्दतों की तरफ जा रहे हैं, और सिर्फ कराची में ही गर्मी नहीं हुई, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत भी है वो भी बहुत बुलंदी पे जाने लग गया है। और उसकी वजह ये है कि तरफैन से, बल्कि तरफीन से कह लीजिए, हर तरफ से तंदो तेज बयानात हैं। और आज खास तौर पे इस्लामाबाद में बैठ के आज ही सुप्रीम कोर्ट का जिक्र न किया जाए तो मजा नहीं आएगा बातचीत का। आज बॉल जो है वो कोर्ट में पहुंच चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि अगरचे हमारा तहरीक अदम एतमाद से बतौर इदारा तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस मुल्क में आइन की रिट कायम करने के लिए डेली बेसिस पे, यानी कि राना की बुनियाद पे इस केस की समाअत होगी। तमाम तर सियासी जमातों को भी नोटिस कर दिए गए हैं कि उनके वकला के जरिए आके बताया जाए कि सूरत हाल क्या है और क्या चाहा जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि काश के जो हमारा असल प्लेटफॉर्म था पार्लियामेंट, उसी के अंदर रह के, उसी के दायरे में रह के उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए हुकूमत भी और अपोजिशन भी कोई लाहे अमल बनाते। लेकिन जब मामलात घर के हों या पार्लियामेंट के हों वो कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो फिर आपने देखा है कि तलाक का कोई भी केस अगर अदालत में चला जाए तो वो वापसी इकट्ठे नहीं होती बल्कि तलाक ही होती है। लिहाजा मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मामला मजीद शदीद होगा और डेली बेसिस पे जो इसकी समाअत होगी उसमें हुकूमत के लिए कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही मुझे, बल्कि उसकी बदनामी का बायस बनेगा ये सारा मामला। और खास तौर पे अगर आपने वो ट्वीट देखा हो नूर आलम खान साहब का, जो रुकने कौमी असम्बली है PTI के, और वो भी 1.5 साल से, मैं मुसलसल उन्हें देख रहा हूँ 2 साल से, कि वो अपनी ही जमात की पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं। उनको कत्ल की धमकियां आना शुरू हो गई हैं और उन्होंने वो मैसेजेस भी ट्वीट किए हैं जिसपे ये कहा गया है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का या बशीर बलोर का जो अंजाम था, और फिर नूर आलम खान साहब के 3 बेटे हैं तो वो भी मैसेज आ गया कि 3 sons you have। सो ये इस किस्म की नूर आलम, मुझे यहाँ ये बताइएगा फैजी साहब, नूर आलम खान ने कहा है कि मैं FIR कटवाऊंगा, तो हम यहाँ ये समझे कि आप FIR का सिलसिला चलने पड़ा है? डेफिनेटली देखिए, जब ऐसी कोई चीज होती है तो FIR ही होनी चाहिए ना। हमें कानूनी जो मामलात हैं उसको कानून के दायरे में रह के ही हल करना चाहिए। अगर किसी को धमकी मिलती है तो फॉर श्योर उसको फौरी FIR करानी चाहिए। और ये नहीं फिर होना चाहिए कि सिंध हाउस पे अटैक हो, हमला हो, लोग गिरफ्तार हों और एक जो मुआवन है वो आके बंदे छुड़ा के ले जाए और उसके बाद जो SHO है वो थाने में दरखास्त ही ना ले को पर्चा दर्ज करने की। ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक और खान साहब तो ये फरमाते हैं पहले दिन से कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ मिलेगा नहीं, जिस मुल्क में हम कानून की बालादस्ती नहीं लेके आएंगे तो वो मुआशरा ज्यादा देर पनप नहीं सकता। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अभी भी अगर खान साहब और उनकी जमात और दीगर जमातें, मैं सबको कहूंगा क्योंकि ये मुझे वतन सबसे अजीज है, और महक देखिए जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम पैदाइशी जो हलफ उठा के पैदा हुए इस मुल्क में, लेकिन जिन लोगों ने बतौर रुकन, वो सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली
असम्बली हो या सेनेट हो, उन्होंने एक हलफ और उठाया होता है। फिर जब वो वजीर बनते हैं, मुशीर बनते हैं, एक और हलफ उठाते हैं। वो जब स्पीकर बनते हैं, डिप्टी स्पीकर बनते हैं या सदर बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, एक और हलफ उठाते हैं। और जिन लोगों ने 2-2, 3-3 हलफ उठाए हों और बाकायदा हाथ बुलंद करके कि मैं इसकी कसम उठा के कहता हूं कि मैं मुल्क के आइन का वफादार रहूंगा, कानून की पासदारी के लिए अपना काम करूंगा, उन लोगों पे तो ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। मुझ पे और आप पे तो बहुत जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और कवानीन की पाबंदी हम पे फर्ज है, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादा हलफ उठाए हैं उनको तो ज्यादा कानून की पासदारी के लिए काम करना चाहिए। जी फैजी साहब, मुझे यहाँ ये बताइएगा, इस वक्त इमरान खान के पास क्या ट्रम्प कार्ड है? अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो वो क्या करने जा रहे हैं? क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ना, ट्रेन लेट हो गई है खान साहब की, अब वो सियासी शहीद नहीं बन सकेंगे, बल्कि मैं ये समझता हूँ अपनी दानिश में कि वो खुदकुशी की जानिब बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने उनको अगर वो इक़्तिदार में ना रहते, वज़ीर आज़म ना रहते, तो उनके जो नक्शे कदम पे चलने वाले उनके मुहिब्बान हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो ज्यादा शिद्दत से शायद सड़कों पे आते। लेकिन जिस किस्म के तौर तरीके, कभी सिंध में गवर्नर राज की बातें, कभी 10 लाख लोगों से गुजर के बंदे जाएंगे, इस किस्म की धमकियां, वो मौला जट और नूरी नथ स्टाइल जो है वो अगर चलाया जाएगा तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब अब शहादत हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुदकुशी की जानिब बढ़ रहे हैं। और इनके लिए और एक ऐसी जमात जो बड़े अच्छे नारे लगाकर आई थी, जिन्होंने ख्वाब दिखाए थे, जिन्होंने मुल्क की तरक्की की बातें की थी, जिन्होंने करोड़ों नौकरियां देनी थी, लाखों घर देने थे, उस जमात को मैं उसका शिराजा बिखरता हुआ देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक उम्मीद बंधी थी कि 2 जमातें जो मुसलसल इक़्तिदार पे काबिज रही, उनमें से एक तीसरी जमात आएगी, मेरा आपका ख्याल रखेगी, आने वाली नस्लों का ख्याल रखा जाएगा। इतने खूबसूरत नारे रियासत मदीना के, तो आपके मुताबिक आपकी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कल जो धावा बोला है पीटीआई के अरकान ने, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, एफआईआर कटी, लेकिन जो एफआईआर कटी उनमें पीटीआई के जो 2 अरकान थे उनके नाम मौजूद नहीं थे, जिसके बाद मीडिया के सामने वो एफआईआर फाड़ दी गई। तो क्या अब अपोजिशन का अगला कदम होगा? क्या लाहे अमल तैयार करने जा रही है इनके खिलाफ? देखिए, हुकूमत ये चाह रही है कि अपोजिशन भी हमारे तौर तरीके पे आ जाए। कल मेरी मुलाकात हुई तफसीली खुर्शीद शाह साहब के साथ भी, वो भी यही कह रहे थे कि यार हम दस्ता कह रहे हैं कि खुदा के लिए उस नहज पे मत लेके आओ मामलात को। ये चाह रहे हैं तसादुम का रास्ता, ये चाह रहे हैं खूनरेजी का रास्ता, ये चाह रहे हैं हल्ले बोलने का रास्ता। अभी तक अपोजिशन उस पे माइल नहीं है। देखिए, जवाबी बयान तो देने होते हैं, धमकी आएगी तो धमकी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली पीटीआई ने जो दाग बेल डाल दी है, ट्वीट करके आ जाओ सारे, फिर बार बार वज़रा का ये कहना कि देखते हैं किस माई के लाल का कलेजा इतना है कि 10 लाख लोगों में से होके जाए। फिर सिंध हाउस में आपने भी देखा, फुटेज देखी होगी, जिस तरह दरवाजे तोड़े गए हैं, जिस तरह हमला आवर हुए हैं। और उसके बाद अफसोस ये कि वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे अहम थाना सेक्रेटरीट के अंदर, जिसमें पार्लियामेंट आती है, जिसमें रेड जोन आता है, जिसमें वजीर आजम हाउस आता है, जिसमें प्रेसिडेंसी आती है, जिसमें आपका कैबिनेट ब्लॉक्स आते हैं, जिसमें सेक्रेटरीट आता है, जिसमें सारी ऐसी चीजें हैं, जिसमें सिंध हाउस आता है, पंजाब हाउस आता है, जीपी हाउस आता है, बलूचिस्तान हाउस आता है, चीफ जस्टिस समेत जो जितने भी हमारे आली मर्तबा जस्टिस साहबान हैं उनकी रिहाइशगाहें आती हैं, मिनिस्टर्स इनक्लेव आता है, सारे इस थाने के अंदर आते हैं। और एक चीज आपने देख ली कराची बैठ के, मैंने देख ली घर बैठ के, मर्दो जन ने देख ली, बच्चों ने भी देख ली, लेकिन उसके बाद अगर एसएचओ उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला खुद ट्वीट करके लोगों को ये कहेगा कि ढीचो पहुंचो, उसके अंडर जो आएंगे एसएचओ साहबान या पुलिस और मुतल्लिका महकमे, तो वो अगर पर्चा नहीं कर रहे तो आप खुद ही डांडे मिला लीजिए, आप खुद ही चेन की गरारियां मिला लीजिए, उसके बाद बैंकॉक के शोले खुद ही नजर आ जाएंगे। मुझे यहाँ एक बात बताइएगा फैजी साहब, वजीर आजम इमरान खान और उनके वफाकी वज़रा ये कहते नजर आए हैं और बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि पैसों की सियासत हो रही है, बंद कमरे में मामला तय हो रहे हैं, बोरी भर के पैसा आ रहा है। ये गैर यकीनी बात है या फिर इनके पास कोई सबूत भी मौजूद है?
देखें, अगर सबूत हो तो लाने चाहिए सामने, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमने ये भी देखा कि इस मुल्क के अंदर इन्होंने पनामा से लेके अकामा तक हर चीज का मीडिया ट्रायल किया, अदालत में गॉडफादर सिसिलियन माफिया कहा गया, रिमार्क किए गए, और ये तब बगले बजाते नहीं थकते थे, और आज तक ये वही तकरीरें और खिताबात कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि एक भी सबूत इनके पास होता, कौम के सामने लेके आते, ताकि जिनको ये चोर कहते हैं, जिनको ये हॉर्स ट्रेडिंग के बानी कहते हैं या उसको करने वाले कहते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत तो मुझे भी देना। जिस दिन ये सबूत दे देंगे, मैं सबसे पहले आगे बड़े चैनल्स में मैं जब बैठता हूं तो मैं वहां लहराऊंगा। लेकिन अगर जुबानी कलामी बातें हैं, जिस तरह इस कौम के साथ वादे जुबानी कलामी किए गए हैं, तो उस पे यकीन कौन करेगा? जी, मुझे यहाँ दूसरी जानब जो आपके सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जो जवाब है, दूसरी जानब आमिर गोपांग चैनल पे एक बैठ के सूरा यासीन पकड़ के कस्में उठा के कहता है। नूर आलम खान अपने ट्वीट में और मेरे साथ गुफ्तगू में उसने हल्फन कहा कि फैजी साहब, अल्लाह की कसम एक आना भी हराम है। अगर किसी ने मुझे कहा हो या मैंने कोई बात की हो, अगर वो हलफ दे रहे हैं, अगर एक बंदा हलफ दे के बात करता है तो मुझे उस पर यकीन करना चाहिए, ना कि बगैर सबूत के कोई इल्जाम लगाता है तो मुझे एक बात का यहाँ ये जवाब दीजिए कि अगर अराकीन इतने मुनरिफ थे पीटीआई पार्टी से, तो उन्होंने पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वो इंतजार कर रहे थे इस अदम एतमाद की तहरीक का। देखिए, मैं आपसे ये कर्ज करूं, बहुत सारे मैं अराकीन को जानता हूं, जिनमें से कल डॉक्टर अफजल ढांडला साहब का नाम भी आया। 1.5 साल से हम हर हफ्ते नहीं तो महीने में 2 दफा जरूर इकट्ठे खाने खाते हैं, और मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे अराकीन कौमी असम्बली मुख्तलिफ जो इशाइये होते हैं या मुख्तलिफ खाने होते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, चाय के कप पे हम बैठते हैं। चूंकि इस्लामाबाद में भी एक साफी का भी सब कुछ यही है ना, ओढ़ना बिछोना के मिलूंगा तो खबरें मिलेंगी ना, या कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी या कोई ऑन द रिकॉर्ड बात होगी। तो उसमें अफसर डांडला साहब, डॉक्टर साहब मुसलसल ये 1.5 साल से कहते रहे हैं कि यार हम मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे, हमारी मुंह दिखलाई अब नहीं हो सकती, इसलिए कि हमने कुछ किया नहीं है और ना हमें फंड्स मिले हैं, ना आवाम की तरक्की के जो नारे लगाए थे वो नहीं मिले। ये बातें वो करते थे पार्टी के अंदर, विद इन पार्टी भी वो करते थे, लेकिन जो ऐसी बोली बोलता था उसकी तरफ घूर के देखने वाले बुजुर्ग बहुत सारे सामने आ जाते थे, और खान साहब ने तो वैसे ही टाइम नहीं दिया अपने अराकीन को। पीटीआई के अराकीन का ये इखलाकी फर्ज होना चाहिए कि पहले वो इस्तीफा दें और फिर किसी और पार्टी की तरफ जाएं। देखें, अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं, चले लेट्स से, मैं इखलाकियात की तो बात नहीं, इखलाकियात की बात तो वो कर रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में शामिल करके, हमारे जरिए नारे लगवा के, हमारे जरिए कौम से वादे करवा के, इखलाकी अगर मामला है तो पहली बात है कि अगर इखलाकियात पे बात होती ना वो मुनहरफ हो रहे होते। तो कौम ने वोट भी तो पीटीआई को दिया था, उन्हीं अराकीन के बलबूते पर कौम ने वोट पीटीआई पार्टी को दिया था, तो यहाँ उनके अगर वो अलग हो रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना बहुत जरूरी था। आप समझते हैं कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो दोबारा उस पर आसानी से इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मसला फिर मैं ये समझता हूँ, मैं चूंकि आपका भी काफी वक्त मैंने ले लिया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मुस्ताफी होते तब भी ये सिस्टम बैठ जाता। अब भी सिस्टम बैठ रहा है और मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है। ज्यादा इस पे गुफ्तगू इसलिए नहीं है कि मैं चूंकि उनका हाल जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरे जाती मरासम हैं, जब उनसे मैंने भी शुरू में सवाल यही किए थे कि जनाब आप भी डिजाइन दे दें, अवाम की अदालत में वापस चले जाएं और वहां से वोट दोबारा ले लें, तो उसके बाद जो उनके खिताबात थे या हाले दिल था या आंखें थी जो नम थी, मैं इस पे कॉलम भी लिख चुका हूँ कि कितने एमएनएस रोती हुई आंखों से मुझे क्या जवाब दे रहे थे। लिहाजा उनकी बातें सुने तो लगता है उनसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। और दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि अगर यही बातें, जिस तरह आपने ये सवाल कर दिया कि क्या उनकी इखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी, अगर इसी मधुर आवाज में, इसी तरह सलीके से, तरीके से पीटीआई की लीडरशिप उनसे सवाल कर लेती तो ज्यादा बेहतर था, बजाय इसके ओए छटागा नहीं कैसे गुजरोगे, ये जो तद्दो तेजी है ना, तलखी है, ये काम खराब कर रही। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जवाद फैजी साहब, बहुत शुक्रिया आपको। तो आपने बात सुनी हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार जवाद फैजी साहब की। तो इन तमाम मौज़ूआत से हम आपको बाखबर रखेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपनी होस्ट महक सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। PS रेजिडेंसी, PS हाइट्स, पंजाबी सौदागरान फेज 2 और बहुत से कामयाब मंसूबों के खालिक पेश करते हैं PS व्यू एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स। स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर अल अज़हर गार्डन के कुर्ब में वाक़ई 3, 4 और 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल PS व्यू, जो बिलाशुबा जदीद तर रिहाइश में आपके देरीना ख्वाबों की ताबीर है। PS व्यू एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स मयार की बुलंदियों को छूता हुआ एक अज़ीमुश्शान रिहायशी मंसूबा। For more details, Frontline Marketing, please call now 0310 77 333 11